डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम खास मुलाकात और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। देखिए, आज हमारे खास कार्यक्रम के खास सवालों के जवाब देने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ हैं। उत्तर प्रदेश से हैं, जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का और साथ ही साथ पंचायती राज का भी कार्यभार संभाल रहे हैं। अब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। एसपी सिंह बघेल साहब हमारे साथ रहेंगे, उनसे ढेर सारे सवाल रहेंगे, किसानों से जुड़े हुए, पंचायती राज से जुड़े हुए, और ऐसे में पूछेंगे कि किस तरह से हम हमारे अन्नदाताओं को किसानों के बीच तरक्की लेकर आ सकते हैं, क्या नई रणनीति होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। तो देखिए, सबसे पहला सवाल जो होगा हमारा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं देश में काफ़ी संख्याओं में किसान डेयरी पर काम कर रहे हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे में डेयरी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए आपकी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है? प्रधानमंत्री जी के दिल के बहुत करीब एक सपना है जो यथार्थ में बदलता जा रहा है, और वो सपना है कि किसानों की आय को दुगना किया जाए जी। यदि खेती से, परंपरागत खेती इस्तेमाल करना चाहिए शब्द से, आय दुगनी हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता, अरबपतियों का देश होता कि क्योंकि हम सैकड़ों साल से खेती ही कर रहे हैं। यदि खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक, खेतों में काम करने की अपनी मजदूरी भी जोड़नी चाहिए। इसके अलावा किसान ही अकेला एक ऐसा वर्ग है कि जिसके घर में सभी लोग काम करते हैं। यदि 7 साल का बच्चा है तो उससे भैंस के छोटे बच्चे को इधर से उधर बांधने के लिए, पानी पिलाने के लिए या सानी करने के लिए कहा जाता है। यदि 80 वर्ष का वृद्ध किसी किसान के यहाँ रहता है, चाहे उसके फादर हों या ग्रैंडफादर हों, उनको भी मुफ्त में भोजन नहीं मिलता है। उनसे कहा जाता है कि ट्यूबवेल पे जाके सो, जिससे मोटर की रक्षा करें, और इस काम के लिए अगर हम नौकर रखेंगे तो 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। कहने का मूल आशय है कि घर में सभी महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सब काम करते हैं, तब खेती में गुजारा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि किसान की आय को दुगना किया जाए। तो परंपरागत से नहीं होगा। तो कैसे होगा? गेहूं, बाजरा, राइस, धान, आलू, इनसे नहीं होता। हो रहा होता तो मैंने बताया ना कि ये खरबपतियों का देश होता। ये देश किसानों का देश है। ये होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने फिर कहा कि ये होगा, पशुपालन से भी नहीं होगा, उन्नत किस्म के पशुपालन। जैसे बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं नहीं कहता शिक्षित बनो, तब बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, इसलिए बाबा साहब को कहना पड़ा शिक्षित बनो। अब मैं ये कहता हूँ, कौन सी शिक्षा ले रहे हैं आप? जॉब ओरिएंटेड, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन। खाली शिक्षित होने से कोई काम चलने वाला नहीं। इसी प्रकार से पशुपालन से काम नहीं चलेगा, हमें ब्रीड इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे गाय में साहिवाल पालिए, थार पारकर पाइए, हरियाणवी पाइए, गिर गाय पालेंगे, मुर्रा भैंस पालेंगे, भदावर भैंस पालेंगे, तो और जैसे बकरी में बीटल्स है पंजाब की, या हमारी इटावा की जमुना पारी है, इनसे जो है दुग्ध उत्पादन दुगना हो जाता है। तो उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, डेडिकेटेड प्लांट्स, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, और खेती में लागत कम करने के लिए पानी में के लिए ड्रिप इरिगेशन, जिसमें 80% सरकार ने सब्सिडी दी है, और स्प्रिंकलर इरिगेशन। इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम अपनी आय को दुगना कर सकते हैं। तो डेयरी के सिलसिले में जब तक ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी मजबूत नहीं होंगी। गुजरात ने अपनी इकोनॉमी को अपनी कोऑपरेटिव डेयरीज और सोसाइटीज़ के द्वारा बदला है जी। पशुपालन अच्छे किस्म का तो पंजाब होता है, हरियाणा होता है और वेस्टर्न यूपी होता है। लेकिन आप ये देखिएगा कि फिर गुजरात की कांकेर और गिर 2 गाय हैं उनकी, और महसाना भैंस है उनके पास। लेकिन उनके गांव-गांव दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियां हैं, जिसकी वजह से उनका दूध ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। तो लगभग 100 साल पहले आनंद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और वहाँ के स्थानीय एक नेता थे,
उन्होंने एक छोटी सी कोऑपरेटिव बना करके आनंद में जो है अमूल की स्थापना करी। और आज अमूल कौन सी चीज़ ऐसी है दुग्ध से जो ना बनाए। फॉर एग्जांपल दूध, दही, मट्ठा, घी, मक्खन, फिर वो आ गए चॉकलेट्स पर, इसके अलावा कोल्ड कॉफ़ी, माने मिल्क पाउडर, तो हर चीज़ वो बना रहे हैं। तो दूध का सबसे बड़ी बात है प्रोडक्शन बढ़ाना है, फिर प्रिजर्वेशन करना है, फिर उनका प्रोसेसिंग करना है। नहीं तो फिर बाजार के लोग किसानों के दूध को अपनी मर्जी से अपनी कीमत पर खरीदेंगे तो उससे परेशानी होगी जी। तो ये डेयरी के मामले में हम लोग ये कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज सेक्टर में आना चाहिए। अच्छा, अगर उसमें पानी मिला है तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से दूध जो हो रहा है उसमें मिलावट हो रही है। लेकिन पानी की मिलावट में विक्रेता और क्रेता का एक MOU होता है। वो मैडम से कहता है कि ये 40 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, इस डब्बे वाला 60 रुपए किलो है, तो पानी मिला है। लेकिन केमिकल अगर सिंथेटिक दूध बनता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जरा सा भी केमिकल नहीं चल पाएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फैट वैल्यू ली जाती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पानी है तो आ जाएगा कि डाइल्यूट है, और इसमें यूरिया है तो पता चल जाएगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को पता ही नहीं है, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, पी रहे हैं, पिला रहे हैं। तो हमारी सरकार की अमित शाह जी के पास एक तरफ तो गृह मंत्रालय है और दूसरी तरफ कितना इम्पोर्टेंट उनके पास विभाग है। एक कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगता, गृह मंत्री सहकारिता मंत्री, लेकिन सहकारिता के महत्व को इसलिए जानते हैं कि वो अहमदाबाद कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रह चुके हैं और कोऑपरेटिव सिस्टम ऑफ गुजरात को उन्होंने पलते हुए, बढ़ते हुए, संवर्धित होते हुए, और ऑपरेशन फ्लड माने श्वेत क्रांति के वो गवाह हैं। इसलिए आप ये देखिएगा कि गृह के साथ रक्षा अच्छा लगता है, वित्त अच्छा लगता है, या नगर विकास अच्छा लगता है, या रेल अच्छा लगता है, लेकिन या विदेश अच्छा लगता है। गृह एवं सहकारिता दोनों अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। लेकिन उन्होंने उसको वॉलंटरी लेकर के कोऑपरेटिव सिस्टम को डेवलप करके मुझे लगता है दूसरी श्वेत क्रांति आने वाली है इस देश में जी। अच्छा सर, जैसे ही मैंने आपसे पहला सवाल पूछा, आपने पहले ही सवाल में कहा कि देखिए राधिका, किसान हमारी खेती सदियों से करता आ रहा है, पशु भी पाल रहा है, सब कुछ करता आ रहा है। आपकी सरकार है, अब आपने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे जो आप बातें कह रहे हैं कि उन्नत किस्म के किसानों के पास पशु होने चाहिए, उन्नत किस्म की चीज़ें होनी चाहिए? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस संदर्भ में बहुत काम कर रहा है। हाँ। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड है। हाँ। वो बहुत काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोग ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए 2 चीज़ों से अब क्रांति आएगी जी। सुनते हैं भारत में दूध की नदियाँ बहती थी, मैं तो भारत के हर अध्यात्म को स्वीकार करता हूँ, लेकिन 2024 में हम इस बात को अच्छी तरह कह सकते हैं कि दूध की नदियाँ बह जाएंगी, ये मैं पूरे होश आवास में कह रहा हूँ। और इसके लिए राज्य सरकारों को, हमारे दोनों विभाग जो है ना, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पंचायती राज और फिशरी, ये राज्य का विषय है। हम केवल फंड उपलब्ध कराते हैं, लेकिन मिलजुल के काम करना ही पड़ेगा जी। तो लगभग देश के हर राज्य से हम अभी अपने 2.5 महीने के मंत्री पद में पंचायत में भी मिल चुके हैं और डेयरी के लिए भी मिल चुके हैं और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी देश के हर राज्य के लोगों से मीटिंग कर चुके हैं। तो अब क्या है, IVF हाँ। जो अभी तक सीमित है महिलाओं में, उसको हम लोग एनिमल में, गाय और भैंस में ला रहे हैं। इसके अलावा भ्रूण एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट, इसको IVF में ही कहेंगे। और तीसरी तो गजब की चीज़ है, अगर आप देश को बता सकें, मैं किसानों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अपनी गाय का गर्भाधान AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन माने कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा, वो क्योंकि अंग्रेजी बोलूँगा तो किसान नहीं समझेंगे, कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा अपनी गाय को गर्भवती कराएं, लेकिन जो सीमन होगा वो सेक्स सॉर्टेड सीमन होगा, वर्गीकृत वीर। X और Y तय करते हैं, लड़का या लड़की। हमारी बहुओं को सासें बिना मतलब में डांटती हैं कि लड़की पैदा कर रही, लड़की पैदा कर रही। उसके हाथ में बेचारी के कुछ है ही नहीं है। ये तो X Y में जो जिंदा रह जाएगा वो मेल या फीमेल पैदा करेगा। और पुरुष किसी हद तक जिम्मेदार है, पुरुष ही जिम्मेदार है कि लड़का पैदा होगा या लड़की होगी, लेकिन महिलाओं को गलत बेचारों को प्रताड़ना मिलती है। तो मैं किसानों से कहना चाहूँगा, विषय से भटक रहा हूँ, कि अपनी गाय को वर्गीकृत वीर
सेग्रीगेटेड सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन के द्वारा गर्भ धारण कराएं। तो मैं इस महत्वपूर्ण टेलीविज़न पर चैनल पर राधिका जी आपके सामने आश्वस्त करना चाहूँगा कि 90% बछिया ही पैदा होगी। अच्छा, बच्ची पैदा होगी माने काऊ पैदा होगी, हाँ, समझ माने शी पैदा होगी। जी। तो अब शी क्यों हम पैदा कराना चाह रहे हैं, गाय को क्यों पैदा कराना चाह रहे हैं, हम नंदी को क्यों नहीं पैदा होने देना चाह रहे हैं? क्योंकि अब मशीन युग है, अब बैल की उपयोगिता लगभग समाप्त हो गई है। जी। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ, इसलिए बिना किसी उसके मैं आपको एक अच्छा सा इंटरव्यू देने में अपने अनुभव से सफल इसलिए हो रहा हूँ कि आज से जब आपका जन्म नहीं हुआ था, मेरा जन्म हो गया था, मैं 10-12 साल का था। गाय जब बछड़ा पैदा करती थी, जिसको आजकल हम रोक रहे हैं, तो ढोलक बजाई जाती थी, खुशी अच्छा। के गीत गाए जाते थे, इसको सोहर के गीत कहते हैं। जैसे लड़का पैदा होने पे सोहर गाए जाते हैं, ऐसे बछड़ा पैदा होने पे। उसके पीछे क्या कारण था? तब हम बैलों का उपयोग हल चलाने में करते थे, जी। तब हम बैलों का उपयोग रहट चलाने में करते थे, तब हम बैलों का उपयोग कोल्हू चलाने में करते थे, तब हम बैलों का उपयोग बैलगाड़ी चलाने में करते थे, तब हम बैलों का उपयोग जो है दाएं, ये दाएं तो राहुल गांधी जान भी नहीं पाएंगे, नहीं तो चाहो पूछ लेना। आप समझाइए। गेहूं अथवा धान के जो फसल को काट के जमीन में डाल दिया जाता है और उसके बाद बैलों को उस पर चलाया जाता है। काहे के लिए? कि बैलों के पैरों के खुरों से क्रश हो। बताइए कितना अवैज्ञानिक था ये और कितना टाइम लगता था। आज थ्रेशर जैसी आया, जी। तो जो 7-6 दिन 5 रात में 5 कुंटल गेहूं निकलता था, वो 5 मिनट में निकल रहा है थ्रेशर के द्वारा। तो बैल पे आघात पहुंच गया। ट्यूब बैल आया तो रहट पूरे एक दिन में बैलों से चलती थी। अरे वो गाना पूरा पश्चिम का सुन लो ना यहाँ पर, रहट वाला। तो रहट में बाल्टियाँ होती हैं पानी की, वो कुएं में जाती हैं, बैल यूँ खींचता है तो बाल्टियाँ यूँ आती हैं, पानी डालती रहती हैं। तो पूरे एक दिन में 1 बीघा की सिंचाई होती थी। आज 1 बीघा 5 या 7 मिनट में ट्यूबवेल से 4 इंच वाटर से हो जाएगा। एक दिन बनाम 5 मिनट। तो अब आ गया है इंजन, ट्यूबवेल, सरकारी मोटर, तो बैल अनुपयोगी हो गया रहट के लिए। जी। अब क्रेशर आ गया, तो हमारा जो कोल्हू होता था, कच्ची दानी जो बहुत कहते हो या गन्ने का, तो वहाँ बैल अनुपयोगी हो गया। और जैसी मेटाडोर आई तो वैसी बैलगाड़ी में बैल अनुपयोगी हो गया। और जैसे ही ट्रैक्टर आया तो उससे जुताई होने लगी और हमारे बैल हल के लिए अनुपयोगी हो गए। अब जितनी देर हम बात कर रहे हैं, आबादी हमेशा स्त्री या पुरुष को 50-50 का अनुमान लगाया जाता है। तो जो 50% गाय बछड़ा पैदा कर रही है वो टोटल यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है, इसलिए वो सड़कों पे घूम रहे हैं। किसान उनको रख नहीं रहा है। किसान को जब खेती करनी होती है तो ट्रैक्टर बुलाता है घंटे के हिसाब से या बीघे के हिसाब से। यदि वो 2 बैल रखेगा तो काम खेती का हो अथवा ना हो, 365 दिन उनको खाना खिलाना पड़ेगा। खाने का मतलब सानी करनी पड़ेगी। इसलिए सारा अर्थशास्त्र हम अर्थशास्त्री नहीं जानते हैं। किसान साल में 2 बार हल चलाता है, 2 फसलें होती हैं, तो वो 365 दिन क्यों रखे? बैल काम करे अथवा ना करे वो भोजन करेगा, मनुष्य काम करे या ना करे वो भोजन करेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए IVF के द्वारा हम लोग उन्नत किस्म के बछिया पैदा कर रहे हैं, उन्नत किस्म की भैंसें पैदा कर रहे हैं। और सेक्स सॉर्टेड सीमन इस देश में क्रांति ला देगा। माने गारंटी होगी 90% बछिया पैदा होगी। जब बछिया पैदा होगी तो वो गाय बनेगी। गाय बनेगी तो 8, 9, 10, 11 साल किसान के घर पे रहेगी, जब तक वो गर्भ धारण करती है और दूध देती है। वैसे तो आजकल लोग माओं को भी छोड़ रहे हैं। मैं संभवतः शाम को एक वृद्धाश्रम जाऊंगा तो वहाँ माई मिलेंगी, लोगों ने छोड़ रखी हैं। तो गाय माता को भी छोड़ रखा है, क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी देख रहा है। ऊपर से गारंटी होगी कि वो बछिया या तो साहिवाल गाय की होगी जिसका सीमन लेंगे जी, अथवा थार पारकर होगी, अथवा हरियाणवी होगी, अथवा गिर गाय होगी, अथवा गंगा तीरी होगी। तो क्या 2 क्रांति आई? एक तो फीमेल पैदा होगी जो 10 साल घर रहेगी, मेल पैदा हो गया तो 10 दिन भी नहीं रखेगा। दूसरा उन्नत किस्म की होगी जिसमें वो अच्छी दुधारू होगी। जैसे गिर हमारी ब्राजील के लोग लेके गए, अपने क्लाइमेट में उन्होंने ठीक किया तो मैक्सिमम दूध ले रहे हैं। तो हम लोग भी दुग्ध उत्पादन में 1998 से विश्व में नंबर 1 पर हैं जी। और 8.5 करोड़ किसान
जो है पशुधन से लाभ ले रहा है, तो 40 करोड़ लोग कर रहे हैं। दूसरा, ये हमारी पैरेलल इकोनॉमी है। दूसरा, अगर हम बकरी दूध देने में अन्य पशु भी हैं, भैंस में फैट बहुत अच्छा है, तो गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है लेकिन फैट कम है, हाँ। तो किसान को थोड़ी कीमत कम मिलती है। भैंस का दूध बहुत कोलेस्ट्रोल है, हार्ट अटैक भी पड़ता है, लेकिन उसमें फैट के अनुसार किसान को प्राइस मिलती है, क्योंकि फैट ज़्यादा होगा तो पनीर अच्छा बनेगा, तो मावा अच्छा बनेगा, तो जी। घी अच्छा निकलेगा, जी, तो जी। दही अच्छा जमेगा। तो भैंस के ऊपर भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन बकरी जो है वो एटीएम है, एनी टाइम कभी भी, हाँ, एनी हाँ। टाइम मीट, जब चाहो तो काट लो। एनी टाइम मिल्क, कोई जब रिश्तेदार चाहो। आ जाए दोपहर में तो बकरी को दूध सकते हैं। हाँ। गाय को दूहने जाओगे तो 2 लाख मारेगी, क्योंकि वो सुबह शाम दूध देगी, हर टाइम नहीं देती। एनी टाइम मीट, कभी भी काट लो। क्या नाम रखा एनी है? टाइम मिल्क, कभी भी चाय के लिए दूध ले लो। और एनी टाइम मनी, बाजार में जाओ, जैसे जो ब्रूचर जात है वो देखेगी, आंखों से ही मेजरमेंट कर लेते हैं कि अच्छा। इतने किलो की है, और वो खरीद लेगा। तो मनी कभी भी। आपने पुराने कल्चर को आज के विकास के साथ जोड़कर समझाया। मुझे लगता है किसानों को समझ में आ गया कि कितना बदलाव हो गया समय के साथ, जो समझ नहीं पा रहे थे कि आज हम कहते हैं कि क्या परिवर्तन हो गया है, क्या विकास हो गया पिछले कुछ सालों में। तो इसी से जुड़ा हुआ मैं एक और सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि डेयरी उद्योग का सीधा संबंध जो है वो पशुओं से है। तो ऐसे में पशु उत्पादकता में सुधार लाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, ताकि पशु को भी बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ जाए। माननीय मोदी जी का सबसे पहले तो धन्यवाद ये देना चाहूँगा, देश के लोगों को बताना चाहूँगा कि आज़ादी के 60-65 साल बाद उन्होंने सरकार ली, 65 साल बाद। क्या देश के प्रधानमंत्री लोग करते रहे कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, पशुधन है, वो पैरेलल इकोनॉमी किसान की है। उसके पास ज़मीन होती है, वो रह लेता तो एक भैंस भी बांध लेता बैकयार्ड में या सामने। उसके पास अपना चारा होता है, वो उसके पास खेत होते हैं, वो सानी करना जानता है, वो कुटी काटना जानता है। उसका विभाग ही नहीं था। पशुपालन, फिशरी, ये विभाग कृषि मंत्रालय के नीचे थे, और कृषि मंत्री ही इन सब चीज़ों को देखता था जी। और एक कृषि मंत्रालय में सेक्रेटरी रहते होंगे, तो उनकी लास्ट प्रायोरिटी पे मछली थी, उनकी लास्ट प्रायोरिटी पे पशुपालन था, उनकी लास्ट प्रायोरिटी पे दूध था, क्योंकि उनके पास अपने हजारों ICAR से लेकर के 50 चीज़ें काम है। लेकिन मज़ेदार बात है, आप ये देखो कि जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें दूध, गेहूं और चावल से ज़्यादा आर्थिक स्थिति हमारी है। गेहूं और चावल की कीमत से ज़्यादा दूध और मांस की कीमत है। दूसरी बात, मछली 60,000 करोड़ एक्सपोर्ट हुई है, जो कि राइस और व्हीट के एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा है। तो मोदी जी ने विभाग बनाया है पहली बार। एनिमल हस्बेंड्री का अब डायरेक्ट मिनिस्टर है, उसका सेक्रेटरी है। फिशरी अलग विभाग है, उसका अलग सेक्रेटरी है, उसका मंत्री है जी। और इसी प्रकार से डेयरी का। तो जब अब विभाग आया है तो उस पर काम हो रहा है, नहीं तो कृषि मंत्रालय की, बुरा न माने पुराने कृषि मंत्री, उनकी लास्ट प्रायोरिटी में ये रहा होगा। तो मोदी जी का धन्यवाद कि उन्होंने पशुपालन का महत्व समझा, मछली पालन का महत्व समझा, और दूध का महत्व समझते हुए पहली बार ये विभाग बना है। जी। तो ये आपका यहाँ क्या- से मैं आपका क्या अब क्या मतलब कर रहे हैं हम, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है। हाँ। उसमें 2 करोड़ की सब्सिडी है किसानों को, उनके पास जमीन है और 2 करोड़ रुपए अगर वो लगा सकते हैं तो 2 करोड़ सरकार, 200 पशु, अगर 200 उन्नत किस्म की गाय और भैंस होंगी तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा लाभकारी होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक फंड बना दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हो गया। देन इसके अलावा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। हम दूध उत्पादन हो सके, इसके 6-7 चीज़ें हैं कि पहली बात तो पशु रोग मुक्त होने चाहिए, जी जी। तभी वो अच्छा दूध दे पाएंगे। तो फूड एंड माउथ डिजीज़ के लिए FMD के टीके भारत सरकार के द्वारा, राज्य सरकार लगाती है, लेकिन 100% भारत सरकार वैक्सीन देती है, कोल्ड चेन देती है, और लैब से लेकर लैंड तक वो उसकी क्वालिटी को हम लोग देखते हैं। तो खुर पका, मुंह पका और गला खोंटू, ये 3 बीमारियों से हम लोग काफ़ी निजात पा रहे हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन बढ़ा है, और प्रोडक्शन की मज़ेदार बात आप ये देखो कि 5
हमारा दूध जो मोदी जी के से पहले 100 ग्राम प्रति व्यक्ति के आता था, आज 476 ग्राम प्रति व्यक्ति आ रहा है। इसका मतलब इस 10 साल में प्रोडक्शन बढ़ा है, जी। तो प्रोडक्शन इस दौरान 3 गुना हुआ है। तो जब हम लोग कहते हैं पहली बार, तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, तो ये तो सामने आंकड़ा है कि आपको 100 ग्राम आपके हिस्से में आते थे, घर में 4 लोग हैं, तो सोमवार को एक बच्चे को दूध मिलता होगा, मंगल को दूसरे को, बुधवार को तीसरे को, बृहस्पतिवार को चौथे को। भले आप पे पैसा है, दूध ही नहीं है, तो आज 476 ग्राम कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो पर व्यक्ति के हिस्से में आ रहा है। नंबर 2 बात ये आ रही है कि हम लोग जो है कोऑपरेटिव, जब उचित भाव मिलेगा तो किसान दूध पशुपालन करेगा। तीसरी बात यह है कि हम ब्रीड इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ब्रीड इम्प्रूवमेंट में अब IVF करके और सेक्स सॉर्टेड करके और एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट करके आने वाले समय में भारत में हम दुनिया को तो पीछे छोड़ ही दिए हैं। हम बचपन से सुनते हैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ये, अरे हम नंबर 1 पे हैं, 98 से हैं, 98 से हैं। दूसरा, राष्ट्रीय गोकुल मिशन चल रहा है, स्टेट की कई वो चल रही हैं, कुछ राज्य गाय किसानों को दे रहे हैं उचित कीमत पर, गोटरी पर बहुत बड़ी सब्सिडी है। कम लोगों को पता होगा कि गधी का दूध इस समय 5,000 रुपये किलो बिक रहा है। क्यों? कॉस्मेटिक में इस्तेमाल हो रहा है। जी, ये बात सत्य है। ये बात 100% सत्य है। हाँ, सबसे महंगा दूध अगर आज कोई होगा तो वो गधी का होगा। हाँ। दूसरा, ऊंट के दूध को वो टेट्रा पैक में कर करके हम काफी समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और हमारी सरकार मिलकर काम कर रही है कि यदि हमने टैंकर में यहाँ चिलिंग पॉइंट से दूध रखा तो कलकत्ता जाते जाते केवल 1 डिग्री कम होगा। अच्छा, अगर हम माइनस में तो 1 डिग्री, माने दूध खराब नहीं होता। और अक्सर आप देखते हो घरों में दूध फट जाता है। जी जी। अच्छा, मैं पूछना तो नहीं चाहूँगी, लेकिन फिर भी आपने पुरानी सरकार का और पुराने मंत्रियों और विभागों का भी जिक्र किया। क्या मतलब समझूं कि कहीं काम में कमी रही है? नहीं, जब मंत्रालय ही नहीं था अलग से, अच्छा, तो फिर फोकस नहीं रहा होगा। जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये कृषि मंत्रालय के अधीन काम करता था। है। तो कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। मंत्री भी क्या करें बेचारे, और अधिकारी, उधर बहुत काम था। अब हम कृषि नहीं देख रहे हैं, कृषि वाले हमारी फिशरी को नहीं देख रहे हैं, तो हम फिशरी को फोकस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने ब्लू रिवोल्यूशन एक शब्द दिया, नीली क्रांति, और री-एक्वा सर्कुलेटिंग सिस्टम से RAS से 20 लाख की सब्सिडी देते हुए 8 टैंक बनवाए। तो आज पंगेसियस मछली हो रही है उसमें बहुत ज्यादा। ठीक है। दूसरी बात, समुद्र से हम कैचिंग करते हैं, लेकिन इनलैंड में हम प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। आपको सबको ये गलतफहमी होगी, भारत के नक्शा यूं जो है उसमें चारों तरफ समुद्र है, तो आप सोचते होंगे समुद्र में अथाह जो है सी प्रोडक्ट्स होंगे। नहीं, 25% समुद्र से मछली पकड़ी जा रही है और 75% अंतर्देशीय इनलैंड तालाबों में, रिजर्वायर में, नदियों में। मेरी खुद गलतफहमी दूर हो गई। मैं सोचता था अथाह समुद्र है, हमारी मलकियत है उस पर 12-14 किलोमीटर नॉटिकल माइल्स तक, तो हम डीप फिशिंग करते होंगे। इनलैंड फिशिंग में 75% है। तो मछली का एक्सपोर्ट, झींगा मछली का खास तौर से, इसको प्रॉन्स कहते हैं, जो फुल ऑफ प्रोटीन होती है, उसमें हम दुनिया में नंबर 1 पे हैं। चाइना के बाद हम लोग हैं। लेकिन अब हम थोड़ा ये कर रहे हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम मछुआरों को दे रहे हैं, जिससे सुनामी आए तो उन्हें पता चल जाए, तूफान आ रहा है तो उनको पता चल जाए। वो लंका की टेरिटरी में घुस रहे हैं तो उधर क्राइम मतलब पकड़े जा सकते हैं, तो उन्हें पहले बता दिया जाएगा। वो पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं तो उन्हें बता दिया जाएगा। सर, आप पार्लियामेंट में देखते होंगे ना कि मछुआरों के लिए MP लोग बात करते हैं कि वो जेलों में है। तो मोदी सरकार ने 300-400 करोड़ रुपए इसरो को दिया है। केवल एक हमने ऐप डेवलप किया है जो हम फिशरमैन को दे रहे हैं। इसी प्रकार से एक चिप पशुओं के कान में लग रहा है, जिससे उनका बीमा हो रहा है। नंबर 2 बात, उस चिप में 15-20 चीज़ें हैं। उसमें ये भी पता है इसको FMD कब हुई है, इसको वैक्सीनेशन कब हुआ है, इसका बच्चा कब हुआ है, इसका दूध कितने लीटर आ रहा है। तो हम लोग इस देश में कैनन क्लब था, माने कुत्तों के लिए क्लब था। जब आप डॉग खरीदने जाते थे, मैं तो बहुत शौकीन हूँ, तो वो फोटो दिखाते हैं, सर इसका पिता ऐसा था, इसका दादा ऐसा था, इसका ग्रेट ग्रैंडफादर ऐसा था, इसकी माँ ऐसी थी, नानी ऐसी थी और दादी ऐसी थी। बट सांडों का नहीं रखा।
अच्छा। किसानों का नहीं रखा कि ये उन्नत किस्म का वीर है इसका, हाँ। जिसमें डिजीज फ्री है, उसमें कैंसर नहीं है, उसमें फुट एंड माउथ डिजीज नहीं है। मोदी सरकार में पहली बार उन्होंने ये विभाग बना के ही अपनी प्रायोरिटी को बता दिया है कि एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरी उनके दिल के कितने करीब है। तो आज आप अपने नेताजी को सुन रहे थे और देखिए महत्वपूर्ण ये रहा कि आप पशुपालन में अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं, मछली पालन से अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ा सेक्टर आज जो अगर है वो है कृषि का क्षेत्र। मुझे सबसे महत्वपूर्ण जो लगा कि वो भोजन, वो अनाज जिसे कोई कुछ मानता तक नहीं था, वो आज अमीरों की थाली तक पहुंचा है। तो वो आज इन्हीं की देन है, यानी कि इसी सरकार की, जिन्होंने हमें श्री अन्न के नाम से हमारे भोजन को नवाजा। बहुत सारी जानकारियों के साथ आपने अपना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।